तो वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्लास 9th की कंप्लीट वन शॉट में आज हम सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे और मोस्टली पेपर यही आएगा, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। तो पहला यहाँ देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पालमपुर गांव आदि लघुत्तम वाले क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र होता है जो गांव का क्षेत्र है, उसमें जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? तो ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। किस कार्य में लगी हुई है? कृषि, खेती बाड़ी में लगी हुई है। चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गैर कृषि उत्पादन गतिविधि कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां पशुपालन, लघु स्तरीय, विनिर्माण, विनिर्माण होता है बनाना कुछ चीजों को, दुकानदारी, परिवहन होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह दूसरी जगह ले जाना, इत्यादि में लगी हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है? जब आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हेतु 4 साधन की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहले पड़ेगी आपको भूमि। जब भूमि होगी जब उस पर कुछ आप उगा पाएंगे, और भूमि होगी उसके बाद क्या चाहिए होंगे आपको? श्रम। श्रम श्रम होता है बेटा लेबर, लेबर मतलब काम करने वाले। फिर भौतिक पूंजी, फिर पैसा चाहिए। जमीन मिल गई, श्रम मिल गए, और श्रम कहाँ से? कुछ ना कुछ बीज बीज लाएगा। श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, फिर मानवीय पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी और फिर मानवीय पूंजी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, स्थायी पूंजी से आप क्या समझ? स्थायी पूंजी क्या होती है? उत्पादन में औजार, मशीन, भवन का कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हीं को स्थायी भौतिक पूंजी कहा जाता है। जो औजार और मशीनें जो लंबे समय से प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? भौतिक पूंजी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भौतिक पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो भौतिक पूंजी है उसको कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। एक होती है स्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी हमने देखी थी ऊपर। उत्पादन के कारक किसके उत्पादन के कारक किसे कहते हैं? उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी को संयुक्त करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन कारक कहते हैं। उत्पादन मतलब किसी चीज का उगना या उत्पादन करना। वो किसके ऊपर किस पे कारक पर निर्भर होता है? भूमि पे, श्रम पर, और पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। पैसा होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, और भूमि होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आते हैं उत्पादन के साधन कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जूम आउट कर लेते हैं। उत्पादन के साधन है बेटा 3, वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन, भूमि, श्रम, और तीसरा क्या होगा? पूंजी। क्या होगा? पूंजी। 8वां क्वेश्चन है, पूंजी को मापने की इकाई क्या है? पूंजी सॉरी 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 भूमि को मापने की इकाई क्या है? भूमि को मापने की इकाई हेक्टेयर्स है। हम भूमि को किस में नापते हैं? हेक्टेयर्स में। किस में? हेक्टेयर्स में। आप अपने गांव में जाओगे, जो खतौंदी या वो निकालते हो नक्शा, तो उसमें आपका हेक्टेयर लिखा आएगा, या आप ऑनलाइन चेक करोगे तो हेक्टेयर आएगा उसमें। ठीक है, रबी और खरीफ की कोई 2 फसलों के नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो रबी फसल है गेहूं, जौ। क्या है? और खरीफ फसल के क्या है? ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में देखने को मिलेगा। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहते हैं। बेटा ये कोई भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया? 1 मिनट भैया। ठीक है, देखिए, ये भूमि का कोई टुकड़ा है। यहाँ आपने एक फसल करी, अब एक से ज्यादा आपने एक फसल और कर दी कोई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? बहुविधि फसल। 11वां, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज किस प्रकार से संभव हो पाई? देखते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज केवल
अति उपज प्रजाति वाले बीज, हमने कौन से बीज मंगाए थे हरित क्रांति का? HYP। अति उपज प्रजाति वाले बीज सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक आदि के संयोजन से संभव हो पाई। लघु अथवा छोटी कृषि जोतों का आकार कितना होता है? जो लघु और छोटी कृषि जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम होता है। कितने हेक्टेयर से? 2 हेक्टेयर से कम, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हरित क्रांति का एक दुष्परिणाम बताइए। हरित क्रांति का एक दुष्परिणाम क्या हुआ? हरित क्रांति रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग से किसी मिट्टी की उर्वरता को कम हो गई। जैसे हम जो उनमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे थे, उससे क्या हो गई, जो मिट्टी की क्षमता थी, उर्वरता थी, जो उत्पादन था, वो क्या हो गया था? कम हो गया था, ठीक है। ये उसके क्या है? इफेक्ट है, दुष्परिणाम है। वृहद कृषि जोतों का आकार कितना है? वृहद जो कृषि होती हैं, जो बड़ी आकार की होती हैं, उनका आकार होता है 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। कितने हेक्टेयर से अधिक होता है? 10 से अधिक। अब आते हैं लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम में आ जाइए। 11वां प्रश्न, कृषि भूमि मापने की मानक इकाई का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो वर्णन कैसे करेंगे आप? आ जाइए। भारत में कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर है। गांव में भूमि को मापने के लिए कृषि इकाई जैसे बीघा, गांव में क्या बीघा, कुंठा आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मानक इकाई क्या मानी गई है? हेक्टेयर। वैसे आपके गांव में अलग अलग होगा, देखो आपके गांव में जाएंगे तो बीघा बोलते होंगे, कहीं कुट्ठा बोलते हैं, कहीं किला बोलते हैं, हर जगह अलग अलग है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? भारत में सिंचाई का वर्णन करना है आपको कि सिंचाई किस किस आधार से की जा सकती है। तो ये सभी बच्चे बता सकते हैं। भारत में नलकूपों, नहरों, तालाब, कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। भारत में सभी जगह सिंचाई की समान व्यवस्था नहीं है, कि हर जगह ऐसा नहीं है कि नहर हो, तालाब हो या नलकूप हो। देश में नदी, मैदान तथा तटीय सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। आज भी देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग आधे क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर होते हैं? वर्षा पर, ठीक है। रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानियां बताइए, इम्पोर्टेंट। एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आपको ये याद रखना है कि किससे सिंचाई हो रही है। रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां क्या हैं? उससे हमें भी हानियां हैं, भूमि को तो है ही है। रासायनिक उर्वरकों से खनिज पानी में घुलकर पौधे के तुरंत उपलब्ध तो हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। इन्हें लंबे समय तक भूमि क्या नहीं कर पाती? धारण नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। रासायनिक उर्वरक मिट्टी से निकलकर भूमजल मतलब भूमि के जल में चले जाते हैं। नदी तथा तालाब को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदूषित। भूमि आज इसके पानी भी इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा सूक्ष्म अवयव को नष्ट कर देते हैं। जो मिट्टी के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है, उनको क्या कर देते हैं? उनकी मात्रा को कम कर देते हैं। इनके प्रयोग से पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। जहाँ पे 50 किलो वो देती थी, उत्पादन देती थी मिट्टी, अब वहीं वो 40 किलो उत्पादन कर रही है। उसकी उर्वरता क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन क्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन क्रिया अथवा गतिविधियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है कृषि क्रिया एवं गैर कृषि। एक है कृषि और एक है गैर कृषि। उत्पादन क्रिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य उत्पादन क्रिया है तथा गांव के लगभग 3/4 लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कितने? 3/4 लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य कई गैर कृषि उत्पादन क्रिया भी होती हैं, जिनमें लगभग 1/4 लोग कार्य करते हैं। 1/4 किसमें? उसमें कार्य करते हैं। इन क्रियाओं का मुख्य रूप पशुपालन, क्या करते हैं? पशुपालन,
लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, परंपरा, कुटीर उद्योग होते हैं बेटा, छोटे-छोटे उद्योग लगा देना, बिज़नेस कर लेना आदि की क्रिया से सम्मिलित है। ठीक है? अब आते हैं पालमपुर में बहुविधि फसल प्रणाली समझाइए। जो पालमपुर गाँव की जो कहानी थी, उसमें जो बहुविधि हमने पढ़े थे, बहुविधि होती है एक से ज़्यादा फसल करना एक ही खेती के अंदर, उसको समझाना है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। पालमपुर में भी सभी किसान इस प्रणाली के अनुसार कम से कम 2 प्रमुख फसलें पैदा करते हैं। कई किसान तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन-कौन सी मदों में सम्मिलित किया जाता है? तो भौतिक पूंजी उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन है जो भौतिक पूंजी के निम्न 2 वर्गों में किया जाता है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कौन-कौन सी हैं? एक है स्थायी पूंजी, आ जाइए। स्थायी पूंजी उत्पादन क्रिया, औजार, मशीन, भवनों कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिसे स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है तथा व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नकद आवश्यकता भी पड़ती है तथा कच्चे माल को नकद को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। हरित क्रांति पे टिप्पणी कीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन लगाइए इसको। हरित क्रांति पर हमें व्याख्या करनी, टिप्पणी करनी है। भारत में कृषि में क्रांति हुई थी बेटा, आपको याद हो 1960 का दशक। 1960 का दशक का मतलब तो 1960 से 1970 दशक होता 10 साल का। इसके बीच में हरित क्रांति हुई थी। के मध्य हरित क्रांति की नीति अपनाई गई और इस नीति में कृषि के उत्पादकता में वृद्धि करने के हेतु आधुनिक विधि को अपनाया गया और हरित क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि उच्च उत्पादकता वाले HYP बीजों का उपयोग किया गया और इस नीति में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के उपयोग से में वृद्धि हुई। साथ ही सिंचाई सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इन सब कृषि उत्पादन में उत्पादकता सकारात्मक प्रभाव है। जब हमारे पास हमें बाहर से मंगाना पड़ता था गेहूँ और वो गेहूँ हमें मिलता था जो सूअर खाते थे, वो हमें इम्पोर्ट तब जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी और 1960 और 70 का दशक था, उस समय हमने हरित क्रांति की और उस समय अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्या करी? कोशिश की। और उस समय हमने कौन से बीज का प्रयोग किया था? HYP। पेपर में आएगा कौन से बीज प्रयोग करे गए थे? HYP। ठीक है, याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है। आज की बात करते हैं। हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। जो हरित क्रांति थी उसके से जो क्षेत्रीय हमारी असमानता थी, क्षेत्रीय असमानता, उसमें वृद्धि हुई से स्पष्ट करना है। तो भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिक विधियों एवं कृषि की आगतों का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए छोटे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसका लाभ बड़े किसान नहीं ही उठाया है। मतलब जो बड़े किसान थे उन्हीं ने इसका लाभ उठाया है। छोटे जो किसान हैं निम्न वर्ग के, वो इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि इसमें पैसे की क्या चाहिए होती है? ज़्यादा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में असमानता बढ़ी और इसी कारण जो ग्रामीण क्षेत्र गाँव, वहाँ क्या बढ़ी? असमानता बढ़ी। धनी किसान और अधिक धनी होते गए। जो धनी किसान थे मतलब जिनके पास पैसा ऑलरेडी था, वो ज़्यादा धनी से धनी होते गए और बेरोजगारी बढ़ने से गरीब किसान अधिक गरीब होते गए और गरीब किसान गरीब होता गया। इसीलिए कहा जाता था पहले के टाइम पे कि अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होता चले गया। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, कृषि जोतों के आधार पर कृषि भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। भारत में कृषि जोतों के आधार पर कृषि जोतों के मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो छोटी जोतों के अंतर्गत उन जोतों को शामिल किया गया है
जिनका आकार 2 हेक्टेयर से क्या है कम है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिनका आकार 2 हेक्टेयर से कम है, ये छोटे कृषक के पास होती है। छोटे कृषक मतलब छोटे किसान लोगों के पास, तथा देश के अधिकांश कृषि भूमि जोतों के अंतर्गत ही आती है। मध्यम की बात करें, जोते मध्यम जोतों के अंतर्गत वे कृषि भूमि आती है जिनका आकार 2 हेक्टेयर से अधिक है। हमने बात करी थी हेक्टेयर की क्या होती है, यूनिट होती है, इसमें नापते हैं, किंतु 10 हेक्टेयर से कम, 2 से ज़्यादा और 10 से कम। वृत्त वो होते हैं बड़े, बड़े जोते वाले जोतों के अंतर्गत वे कृषि भूमि आती है जिनका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। ये ज़्यादातर बड़े कृषक के पास होते हैं, जो बड़े-बड़े किसान ज़मींदार होते हैं, ये उनके पास होती है। ठीक है? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषकों की विभिन्न समस्या का उल्लेख कीजिए। इसको आप 2 स्टार मार्क कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश छोटे कृषक उनके समृक कई प्रकार की समस्या निम्न है। अब क्या-क्या समस्या है, ये आपकी लास्ट स्लाइड रहेगी। ठीक है? छोटे कृषक के पास इतनी कम भूमि होती है कि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। मतलब उनके पास भूमि का टुकड़ा बहुत ही कम होता है, अतः उन्हें अन्य बड़े कृषक के यहाँ मज़दूरी करनी पड़ती है। मतलब या तो वो दूसरे बड़े जो कृषक हैं, बड़े-बड़े किसान हैं, उनके यहाँ मज़दूरी करते हैं। बड़े कृषक द्वारा उनके अत्यधिक कम मज़दूरी दी जाती है और बड़े कृषक उनको क्या कहते हैं, उनकी जो मज़दूरी होती है, वो बहुत ही कम देते हैं। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु अधिक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पड़ती है और अगर आपको कार्यशील पूँजी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है वर्तमान कृषि के लिए, वर्तमान कृषि कार्यों के लिए। उन्हें साहूकार होते हैं जो पैसे दिया करते थे पहले, एवं व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है। ऋण होता है बेटा उधार लेना, पैसा लेना, तथा साहूकार एवं व्यापारी अत्यधिक ब्याज लेते हैं और वो उनसे क्या लेते हैं, ज़्यादा ब्याज पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। आप 100 लेने जाओगे, 200 रुपये आपसे वसूल कर लेंगे। अन्य भी कई तरीके से शोषण करते हैं। शोषण मतलब होता है उनका पूरी तरह से निचोड़ लेना। आपको पैसे दे दिए, फिर आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, तो ऐसे शोषण था। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे कृषक के पास, जो ग्रामीण क्षेत्र थे और जो छोटे कृषक थे, छोटे किसान लोग के पास कृषि हेतु अधिक आगतों की कमी रहती थी। इनके पास आगतों को कमी रहती थी, जिस कारण उनके खेतों का उत्पादन मात्रा क्या थी, बहुत ही कम थी। इन जो छोटे कृषक थे, इनकी बहुत ही मात्रा ना के बराबर थी। ठीक है? अब बात करते हैं 11 प्रश्न की। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। सकारात्मक परिवर्तन होते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन परिवर्तनों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए, मतलब विस्तार से। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा में काफ़ी विस्तार हुआ है। पिछले वर्षों में गाँव में बिजली की पूर्ति में काफ़ी विस्तार हुआ है। आपने देखा होगा बिजली का विस्तार किया गया है, इन चीज़ों में बताया गया है। अब अधिकांश घरों में बिजली है। पहले बहुत ही शायद किसी न किसी के घर में बिजली हुआ करती थी गाँव में, नहीं तो बहुत दूर-दूर तक बिजली नहीं थी। लेकिन अब अधिकांश घरों में बिजली है। सिंचाई की सुविधा में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, मतलब सिंचाई की सुविधा में भी क्या हुआ, विस्तार हुआ है। पहले वर्षा पर निर्भर रहते थे लोग, ठीक है? अब ज़्यादातर कुओं पर बिजली से संचालित नलकूप, मतलब अब ट्यूबवेल्स लग गए हैं। पहले तो कुएँ से सिंचाई कर देते थे। आपने कहीं पढ़ा होगा बुक में, छोटी वाली बुकों में, छठी 7वीं में। कृषि क्षेत्र में कई आधुनिक विधियाँ एवं आगतों का प्रयोग किया जाने लगा। कई-कई विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्रियाओं जैसे डेयरी, पशुपालन, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, दुकानदारों, परिवहन आदि का उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिससे गाँव में रोज़गार के अवसरों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसी ने पशुपालन कर लिया, किसी ने दूध की डेयरी खोल ली, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने परिवहन, सब ऐसे करके हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे आराम से और समझ के, ठीक है? साधन के रूप में बच्चे कहते हैं भैया वीडियो बड़ी हो जाती है, थोड़ी-थोड़ी करके देख लिया करो, क्योंकि एक चैप्टर में एक ही वीडियो में चाहता हूँ कि आपके सारे चैप्टर निपट जाएँ, मतलब एक पूरी बुक निपट जाए, अब बार-बार ना बनानी पड़े। साधन के रूप में लोग, ओह सॉरी, हाँ, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है? चलो, अति लघुत्तम मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? जो मानव की पूंजी है, पैसा, उसे आप कैसे समझते? मानव पूंजी कौशल एवं उससे निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ज्ञान का क्या है? स्टॉक है।
मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? जो मानव पैसा कमाता उसमें उसकी शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादन और कुशल होता है। जितना आप पढ़ोगे और जितना आप कुशल बनोगे उतना ज़्यादा क्या कमाओगे? पैसा। और उत्पादन भी करोगे और पैसा भी। तो शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादन और कुशल होता है। अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा। सन 2014 में भारत की जीवन प्रत्याशा क्या थी? 68.3 वर्ष। मतलब 2014 की बात करें तो उस समय जो लोगों की जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की उम्र कितनी थी? 68.3 वर्ष। मोटा-मोटा रख लें तो 68 वर्ष जीने की क्या थी? उम्र। ठीक है, अब कितनी है? चलो कमेंट करके बताना, आपका होमवर्क है, ठीक है? अब कितनी है? ये 2014 के अकॉर्डिंग थी। अब 2021, 2024, 25 आ गई। अब 25 के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है आप? चलो आगे है चौथा क्वेश्चन। अधिक जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू बताइए। अधिक जनसंख्या का एक सकारात्मक पॉजिटिव पहलू बताइए। अधिक जनसंख्या में शिक्षा, परीक्षण, स्वास्थ्य में निवेश कर अधिक मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। अब आपके घर में देख लीजिए, सोचिए आपका घर परिवार है, एक आपके पापा, आपकी मम्मी, एक बहन, एक भाई। अब इसमें ज़्यादा लोग हो जाएँ, ये 5, 6, 7 हो जाए, ठीक है? तो अधिक जनसंख्या में शिक्षा मतलब ज़्यादा लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, परीक्षण एवं स्वास्थ्य में निवेश करना पड़ेगा, इनके स्वास्थ्य भी खराब हो जाते हैं कभी, पढ़ाई में ही पैसा लगाना पड़ता है, तो अधिक मानव पूंजी निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पापा को ज़्यादा पैसे की क्या पड़ेगी? नीड। और वहीं एक है, बहन है या भाई है, तो उसमें क्या पड़ेगी? कम। ठीक है? अब आते हैं, पहले देखा था 5 में से 1 ही पढ़ पाता था। 5 बच्चे हैं तो उनमें से 1 ही को पढ़ा पाते थे, क्योंकि इतना पूँजी नहीं थी पहले के पास। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, समाज में कार्यरत ऐसे 2 व्यक्तियों का उदाहरण दीजिए जिन्हें मानव पूँजी कहा गया है। मानव पूँजी किसे कहा गया है? डॉक्टर और अध्यापक। ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू पेपर के लिए कि ऐसे 2 व्यक्तियों का उदाहरण दीजिए जिन्हें मानव पूँजी कहा गया है, डॉक्टर और अध्यापक। प्राथमिक क्षेत्र में किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेड पेन से लगा दे रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, आप अब प्राथमिक क्षेत्र में याद रखना है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। जो प्राथमिक चीजें हमारी जहां से स्टार्टिंग होती है वो सारी किस में आएंगी? प्राथमिक। अगला द्वितीयक, ये तीनों याद करें, द्वितीयक तृतीय। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में किन क्रियाओं को शामिल किया गया है? जो वहां से निर्मित होती है। विनिर्माण को शामिल किया गया है। किसको? विनिर्माण। वहां विनिर्माण लिखा आएगा, विनिर्माण पर आप टिक कर देंगे। यह खनन, ठीक है, उत्खनन। तृतीय क्षेत्र में शामिल क्रियाओं को, तृतीय क्रिया होती है बेटा सर्विसेज, जो आपके घर आता है। जैसे गेहूं है, गेहूं खेत में हुआ, फैक्ट्री में गया, आटा बन गया, आटा से पैक होके आपके घर आ गया, वो तृतीय सर्विस है। तृतीय सर्विस में मुख्यतः व्यापार, परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि शामिल है। ठीक है, सारे नाम याद कर लेंगे आप। गैर बाजार क्रिया से आप क्या अभिप्राय है? गैर बाजार क्रिया से अभिप्राय है सो उपभोग के लिए उत्पादन तथा कार्य करना। बाजार की क्रिया से आप क्या तात्पर्य है? बाजार की क्रिया से, बाजार की क्रिया में वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई वे क्रिया शामिल है जिनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बाजार में किसी व्यक्ति की आय के निर्धारक कोई घटक बताइए कि आप बाजार में किसी व्यक्ति की आय को कैसे निर्धारित करेंगे? तो एक उसकी शिक्षा और उसका कौशल, कि कितना कौशल रखता है और क्या शिक्षा है उसकी। ठीक है, इसके आधार पे होता है। आज भी डिग्रियां देखी जाती हैं। संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता के कारण बताइए, यह जनसंख्या की गुणवत्ता के किन्हीं तत्वों पर निर्भर है। ठीक है, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर किस पे? साक्षरता दर होता है बेटा पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट। जीवन प्रत्याशा, जीने की आशा पर निपुत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल के निर्माण पर निर्भर करती है जनसंख्या की गुणवत्ता। ठीक है, भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? मतलब पढ़े लिखे लोग कितने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि 2011 के अनुसार, 2011 का ही डाटा पूछेगा, जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, उसके अनुसार
तो उसमें भारत में जो साक्षरता दर थी वो 74% थी। और अगर एक बात पूछी जाए, वो राज्य का नाम बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो है केरल। ठीक है, 94% के आसपास है। ठीक है, डाटा के बाद चेक कर लेंगे आप। ठीक है, आ जाओ। बात करें 14वें क्वेश्चन की। भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित किसी एक सरकारी कार्यक्रम का नाम लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान। जन्म दर क्या इसे कहते हैं? जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 कितने पे बेटा? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। ठीक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, वहाँ ऑप्शन में देखिएगा। मृत्यु दर क्या है? ये भी 1000 पर ही क्या कही जाती है? मृत्यु दर से अभिप्राय है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो आप सब जानते हो। आप सब अभी सब क्या हो? बेरोजगार हो। जिसको नौकरी नहीं मिली वो क्या है? सब बेरोजगार। बेरोजगारी से तात्पर्य है कि उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित दर पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। वो योग्य है, करने के योग्य है और इच्छुक भी है कि मुझे काम करना है, योग्य भी है, इच्छुक भी है, तब भी उसे प्रचलित दर पर रोजगार उपलब्ध ना होना ही क्या कहलाती है बेटा? बेरोजगारी कहलाती है। मान लो आप पढ़ गए, आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, आप योग्य हो, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी ही नहीं है, तो आप क्या हो? बेरोजगारी। ये क्या कहलाएगी? बेरोजगारी। चलें आगे। चलो, बात करें दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताओ। जो दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। हम इस कथन से सहमत हैं कि दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या देश के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्पादन मतलब उत्पादन करने में। यदि हम जनसंख्या पर शिक्षा, परीक्षण तो मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है तथा जनसंख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित कर उसे अधिक कुशल एवं उत्पादक बनाया जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण में भौतिक पूंजी निर्माण ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में क्या करते हैं? वृद्धि करता है। मानव पूंजी निर्माण का देश के विकास एवं समृद्धि महत्वपूर्ण योगदान है। अतः दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है, लगाएंगे इंपॉर्टेंट मार्क। मानव संसाधन अथवा मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। तो मानव की पूंजी क्या है? शिक्षा। तो उसमें किस में निवेश करना चाहिए? उसे शिक्षा पे निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहिए। खाने पीने ज़्यादा, थोड़ा पढ़ाई पे बुक खरीद लो। ठीक है। शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादन एवं कुशल होता है। शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादन और कुशल होगा। जितना ज़्यादा वो पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका उत्पादन होगा। स्वास्थ्य में निवेश करके मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। स्वास्थ्य होता है बेटा अपने स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करके। अब बीमार है, पता चल रहा है पैसा जोड़ के रखा हुआ, क्या फायदा उसका? तो मतलब थोड़ी ना है। स्वास्थ्य पर निवेश करके मानव पूंजी में निर्माण किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्पादन कर सकता है। एक बंदा बीमार और एक बंदा दवाई खा के मतलब स्वस्थ है, तो वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा, या जो बीमार पड़ा वो? बीमार वाला तो खटिया पे बैठा रहेगा, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी अपेक्षा में ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। ठीक है। श्रमिकों के लिए परीक्षण में निवेश कर उन्हें मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। परीक्षण से उनकी कुशलता में वृद्धि होती है। विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करते हैं, व्यय मतलब खर्च करते हैं। मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। मानव पूंजी निर्माण से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कुछ 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मानव पूंजी निर्माण से। जो मानव कर रहा है पूंजी का निर्माण, उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 4 सकारात्मक। मानव पूंजी निर्माण से अधिक जनसंख्या को भी उत्पादन के संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण से व्यक्तियों को अधिक उत्पादन एवं अधिक कुशल बनाया जा सकता है, उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है जो पहले से। मानव पूंजी निर्माण के माध्यम से लोगों को रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकेगा? रोजगार, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या को क्या करा जाएगा?
समाधान हो सकता है या कम किया जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण के फलस्वरूप मनुष्य उत्पादन के अन्य संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है। अब आते हैं शिक्षित माता पिता। शिक्षित माता पिता के बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर शिक्षित है उसके माता पिता, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे और माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इससे ये समझ में आता है, कल आप भी बड़े होंगे, आप भी किसी के मम्मी पापा बनेंगे, ठीक है, आपकी भी शादी होगी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो, मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण सूत्र है। शिक्षा को क्या माना गया? महत्वपूर्ण सूत्र माना गया। यदि किसी के बच्चे के माता पिता शिक्षित हैं, तो वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं तथा वे बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, मतलब पैसा शिक्षा पर खर्च करते हैं। वे बच्चों को उचित पोषण एवं स्वच्छता के प्रति भी सचेत करते हैं कि आप स्वच्छ रहें। इस प्रकार वे अपने बच्चों को शिक्षित और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार वे बच्चे बड़े होकर देश के लिए मानव पूंजी होते हैं। मानव पूंजी के होते हैं, फिर वो मानव देश के लिए कार्य करेंगे, जिनसे लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है तथा स्वयं बच्चों को भी मिलता है। वे अधिक उत्पादक एवं कुशल होते हैं, अतः उनकी आय भी अधिक होती है, जिससे उनकी जीवन स्तर भी क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है। भारत में शिक्षा के विकास में हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करना या स्पष्ट करना कि अब सरकार ने क्या किया है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी पहले। 5 ईयर प्लान में मतलब हम टारगेट रखते थे कि हमें ये काम करने, जैसे आप बनाते हो अपना टारगेट में 5 साल में ये अचीवमेंट करने, ऐसी सरकार 5 साल का टारगेट बनाती थी, 5 साल में ये कार्य करने, तो उसे कहते थे पंचवर्षीय योजना। में शिक्षा पर अधिक धनराशि व्यय की गई। जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर क्या की गई? धनराशि, पैसे खूब खर्च गए। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पे 151 करोड़ रुपए क्या किया गया था? खर्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ये धनराशि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 3766.90 करोड़ रुपए हो गई। कहाँ 151 करोड़ थी और आगे बढ़कर 3766 करोड़ रुपए हो गई। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-1952 में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया। इसके अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु उन्हें कार्यक्रम चलाए। सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को भी विस्तार किया और देश की तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे बढ़ाया। समझ रहे बात को? अब आते हैं बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी हमने ऊपर पढ़ी थी। बेरोजगारी बोलचाल की भाषा में एक अभिप्राय किसी व्यक्ति के रोजगार के अवसर प्राप्त न होने से लिया गया है। अन्य शब्दों में बेरोजगारी का अर्थ है उस व्यक्ति को काम नहीं मिलने से है जो काम करने के इच्छुक है, योग्य है। ये बात हमने ऊपर भी जानी थी, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसे छोड़ दे रहा हूँ मैं। बेरोजगारी के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बेरोजगारी के प्रभाव क्या पड़ेंगे? क्या नुकसान है? क्या आगे प्रभाव? भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। ये तो आप सभी जानते हो, देख रहे हो आप कितनी बेरोजगारी। एक फॉर्म निकलते हैं 500 पोस्ट के लिए, 50 लाख लोग भरते हैं, तो ये बेरोजगारी नहीं क्या है? तथा अर्थव्यवस्था पर बेरोजगारी के अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बेरोजगारी के कारण मानवीय संसाधनों की बर्बादी होती है तथा उत्पादक मानव संसाधन में दायित्व में बदल जाते हैं। लोग बेरोजगारी के कारण अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं? अपने बच्चों को ठीक से भोजन नहीं करवा पाते, पालन पोषण नहीं कर पाते। इस कारण समाज के जीवन में गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण जो समाज है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रभाव बुरा पड़ रहा है। बेरोजगारी से निर्धनता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था के विकास एवं समृद्धि में बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी रहेगी तो लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लूट-पाट होंगी। ये सब इसके क्या है? रीजन्स है। ठीक है। सांख्यिकी के रूप में भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है, किंतु वास्तविकता में ये गंभीर समस्या है। यदि सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम है। बेरोजगारी दर बहुत ही कम है, किंतु वास्तविकता में बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादन वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है।
कुछ लोगों को पूरे वर्ष में काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन किंतु वास्तव में उनका पूरा काम नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य पर लगे होते हैं। 5 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोग लगे पड़े कार्य में। इतना सा भूमि का टुकड़ा है, 5 लोग चाहिए थे, 1 2 3 4 5, अब जो 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी में पाई जाती है, अतः कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। अतः वास्तविकता में देश में बहुत से लोग के पास पूरा एवं योग्यता अनुसार कार्य नहीं होता है, तो वे निम्न वर्ग में आते हैं, किंतु उन्हें बेरोजगार नहीं माना जाता। ठीक है, चैप्टर हो गया फिनिश। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड। निर्धनता। अब निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, निर्धनता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई उसको सुधार करें और फिर मेहनत करें। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? निर्धनता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते। भाई उनको जो बेसिक नीड्स है, जब वो अपनी पूरी नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं निर्धन। ठीक है। भारत में उपभोग के आधार पर निर्धनता का मापदंड क्या रखा गया है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका उपभोग प्रतिदिन 2400 कैलोरी, शहर में प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम है, वे निर्धनता रेखा से नीचे है। बीपीएल, बिलो प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है। कितना होना चाहिए? ग्रामीण में 2400, शहर में 2100 कैलोरी से क्या होना चाहिए? कम। भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़ों का संकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? भारत में संबंधी आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कैलोरी और कितने प्रतिदिन, शहर में होती है 2100 कैलोरी और गांव में 2400, दोनों में अंतर पूछ लेता है, ध्यान रखना। ये गांव है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा का मापदंड क्या रखा है? इसे उतार लेना अपनी कॉपी पे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा का मापदंड $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता का रखा है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, डॉलर वाली इतनी सी, बस इतनी इम्पोर्टेंट है बात। भारत में वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात क्या था? 2011-12 में निर्धनता अनुपात 22% था। कितना प्रतिशत था? 22। भारत में कौन सा सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सार्वजनिक असुरक्षित है? तो भारत में अनुसूचित जनजाति के परिवार निर्धनता के प्रति सार्वजनिक असुरक्षित है। ठीक है। भारत में कौन से आर्थिक वर्ग निर्धनता के प्रति सार्वजनिक असुरक्षित है? भारत में ग्रामीण कृषि श्रमिक, ग्रामीण में क्या है? कृषि श्रमिक एवं नगरीय अनित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सार्वजनिक असुरक्षित है। भारत में सार्वजनिक निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। भारत में सार्वजनिक निर्धनता सबसे ज्यादा निर्धनता है अनुपात वाले 2 राज्य हैं, बिहार, बेटा यहाँ बहुत ज्यादा है निर्धनता, और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा दोनों बात याद रखिए। सार्वजनिक निर्धनता वाले राज्य कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा। भारत में निर्धनता के कोई 2 प्रमुख कारण क्या है? इनके कारण क्या है? निर्धनता क्यों है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में पता है। भारत में बेरोजगारी निर्धनता का मुख्य कारण है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है निर्धनता का? बेरोजगारी। और भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या भी निर्धनता हेतु जिम्मेदार है। अब आते हैं 10वां। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए कई 2 कार्यक्रम लिखिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता का मापदंड शहर की तुलना में अधिक क्यों है? अब भाई इनमें पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र जो गांव वाले, कैलोरी की आवश्यकता का मापदंड शहर की तुलना में अधिक क्यों है?
क्यों भाई गाँव में 2400 कैलोरी, शहर में 2100 क्यों है? इसका ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है क्यों? ये पूछा गया है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, जो गाँव के लोग हैं वो ज़्यादा परिश्रम करते हैं शरीर से, इसलिए अतः उन्हें अधिक कैलोरी की उपभोग की आवश्यकता पड़ती है। निर्धनता अनुपात से आप क्या समझते हैं? देश में निर्धनता व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता अनुपात कहलाता है। भारत में निर्धनता दूर करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, अगर इम्पोर्टेंट आ जाए तो लिख देना। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी निर्धनता की। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट 14 आ जाइए नीचे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1999 कारगिल के टाइम पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लघुत्तम वाले। निर्धनता का लोग के जीवन पर क्या प्रभाव है? भारत में निर्धनता की समस्या बहुत जटिल समस्या है। निर्धनता के फलस्वरूप लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं छुए पाते तथा उनके जीवन स्तर काफी निम्न होते हैं। इस अवस्था में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसे चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती। स्वच्छ जल एवं सफाई का अभाव पाया जाता है। न साफ पानी न सफाई पाई जाती तथा लोगों के पास कोई नियमित रोजगार नहीं, मतलब नियमित होते रोज जाने वाला, कभी आ गया कभी नहीं आ गया। निर्धनों के साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार, जो निर्धन लोग होते हैं हर जगह कहीं भी जाओ उनके साथ क्या होती है? बदतमीजी होती है। अतः निर्धन लोगों का जीवन काफी कष्टपूर्ण और निम्न स्तर पर होता है। पूरा गया निर्धन लोग ऋणग्रस्त क्यों हो जाते हैं? ऋण में कैसे फंस जाते हैं? वो पैसे की जाल में। निधन के लोग सामाजिक व धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को कृषि की आगत के लिए धनी की आवश्यकता होती है और ये लोग बचत नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इनके लिए कर्ज ले लेते हैं और निर्धनता में बचतों के अभाव, मतलब वो अपना बचा नहीं पाते हैं पैसे और इसी के कारण वो कर्ज में दबते चले जाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते और कारण ये किसका बन जाता है? ऋणग्रस्त का बन जाता है। सामाजिक अपवर्जन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अपवर्जन से निर्धनता के कारण एवं परिणाम दोनों हैं। सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाता है कि निर्धनों को बेहतर माहौल एवं अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों को सामाजिक क्षमता में अपरिचित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूर निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। दूसरे लोगों में सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधा, लाभों और अवसरों का उपभोग कर पाता जिनका उपभोग उच्च वर्ग के लोग करते हैं। उच्च वर्ग के लोग होते हैं जो पैसे वाले, अमीर, ठीक है, रिच। अब आते हैं, इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय में कमी नहीं करता बल्कि इससे कई अधिक क्षति पहुंचते हैं। निर्धनता के सदैव में असुरक्षा से आप क्या समझते हैं? निर्धनता के प्रति असुरक्षा का आशय है कि कुछ विशेष समुदाय, एक मिनट से, समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण, भूमिहीन, श्रमिक, विधवा महिलाएं, विकलांग व्यक्तियों आदि के भाविक वर्षों के निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना से है। असुरक्षा निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदाय के पास उपलब्ध विकल्प से होता है। समाज के कुछ वर्गों में उपयुक्त मापदंडों के आधार पर लंबे समय तक निर्धन बने रहने की संभावना रही है, इसीलिए निर्धनता संबंध असुरक्षा कहेंगे। भारत में विगत वर्षों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की निर्धनता अनुपात में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। आप डाटा दे रखा है, इन डाटा को देख के आप कर लेंगे। देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना।
स्वर्ण जयंती एवं ग्रामीण योजना को इस पर टिप्पणी करनी है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इसे आप पढ़ लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब निर्धनता, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 1 मिनट रुकिए। निर्धनता के सामान्य सूचक कौन से हैं, ठीक है, इसे पढ़ लो। निर्धनता के सामान्य सूचक, निर्धनता के सामान्य सूचक आय और उपभोग का स्तर है। क्या है? आय और उपभोग का स्तर। निरक्षरता का प्रतिशत, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवा में कमी, स्वास्थ्य सेवा में क्या है? कमी आना, रोजगार के अवसरों में कमी आना, ये सब क्या है? निर्धनता के सामान्य सूचक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचक से आएगा, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। क्या है? खाद्य सुरक्षा, ठीक है, इसको देखते हैं। खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा है क्या? आप क्या समझते हैं इससे? खाद्य सुरक्षा से, खाद्य सुरक्षा से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा उस प्राप्त करने के लोग समर्थ्य हैं। भारत में खाद्य दृष्टि से सार्वजनिक असुरक्षित 2 वर्गों का नाम बताइए। एक तो ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, एक शहरी अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक, ठीक है। भारत में भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे निश्चित की जाती है? भारत में खाद्य सुरक्षा पर्याप्त मात्रा बफर स्टॉक बनाकर, बफर स्टॉक होता है आपने एडवांस में कोई चीज रख रखी है, एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु चलाए जाने वाले कोई 2 कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2 योजना चल रही हैं, 2 कार्यक्रम है, इन दोनों कार्यक्रम को याद रखना है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कर प्रारंभ किया गया, मतलब राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया। कब किया गया था? इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, 14 नवंबर 1904। साइकी अथवा सब्सिडी से क्या अभिप्राय है? सब्सिडी समझते हो? छूट मिल जाना। साइकी अथवा सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादन को बाजार की कीमत की आपूर्ति के लिए दी जाती है, ठीक है। अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनतम लोगों को कितना अनाज उपलब्ध कराना चाहिए? और इस योजना के तहत कितना होना चाहिए? 35 किलो अनाज उपलब्ध कराना चाहिए, सब पढ़ लोगे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी जून 1997। वर्ष 2000 में खाद्य सुरक्षा हेतु कौन सी 2 योजना प्रारंभ की गई? निर्धनों में सबसे निर्धन लोग हेतु अन्न योजना, दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्ण योजना। आते हैं नेक्स्ट, निम्न कीमत क्या है? वे कीमत जिस पर सरकार राशन की दुकान के मध्य निर्धनों को अनाज वितरण करती है। आपने देखा होगा कम रेट पे अनाज देती है, राशन की दुकान लगती है, वही बात की गई है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया। कब किया गया? 2013 में, 2023 चल रही है, देख लो आप। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितना खाद्य उपलब्ध कराया? इस अधिनियम के तहत 5 किलो खाद्यान्न की प्रति माह उपलब्ध करवाया है। भारत में बफर स्टॉक किसके द्वारा रखा गया है? भारतीय राष्ट्रीय खाद्य नियम द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थित कीमत से क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थित कीमत वह कीमत है जिस पर सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से अनाज खरीदती है। एक मिनिमम होता है कॉस्ट कि इतने पे कम से कम सरकार ले लेगी अमाउंट, अगर बाहर वाले लेंगे। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कौन बताएगा भाई? इसको तो नहीं बताना पड़ेगा इस चीज का। एक मिनट, क्या हो गया ये?
ठीक है, हो गया। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार के स्पष्ट कीजिए। राशन कार्ड होते हैं 3 प्रकार के। निर्धन में सबसे निर्धन के लिए अंत्य कार्ड, निर्धन से रेखा रेखा में नीचे लोगों के लिए बीपीएल कार्ड, सभी अन्य सभी लोगों के लिए एलपीजी एल ए एलपीएल कार्ड, एपीएल शायद एपीएल कार्ड ए होगा, ठीक है। और चेक कर लेना, ठीक है। ये 3 है राशन कार्ड, ठीक है, याद रखना है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम समझाइए। खाद्य उपलब्धता, इसका अर्थ देश के खाद्य उत्पादन, खाद्य आयतन, सरकारी अनाज भंडारों में सचिन पिछले वर्षों से उस तक है। पहुंच, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिले। समर्थ, लोग के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन हेतु धन है उपलब्ध है। किस देश में खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित की गई? तीन किसी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की 3 शर्तें थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होगा, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता होगी, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। आते हैं, भारत में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों की भुखमरी की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत बफर स्टॉक में स्टॉक करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम सम्मिलित है। सरकार द्वारा अपनाए गए इन उपायों से देश की भुखमरी की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे निम्न तालिका को स्पष्ट किया जाता है कि तालिका भारत में भुखमरी परिवार को प्रतिशत है। ठीक है बेटा, ये हो गया चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये हो गया आपका दी एंड।